जी बच्चों, आज का टॉपिक है ओस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। आपकी एफएससी बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर को दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। एक पोर्शन में आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं और दूसरे पोर्शन में आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो प्लांट पोर्शन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था ओस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। आज के टॉपिक जो है वो ओस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ओस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपनी बॉडी के वाटर और सोल्यूट लेवल को मेंटेन रखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स से क्या मुराद है? ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स से मुराद है कि एनिमल्स अपनी बॉडी और अपने इन्वायरमेंट के दरमियान में सोल्यूट और वाटर के लेवल को किस तरह से रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए, उसकी बॉडी का 3/4 से मुराद है उसकी बॉडी को अगर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाए तो 3 पार्ट्स जो है वो वाटर होता है। 3/4 ऑफ बॉडी, जो 3/4 हिस्सा होता है बॉडी का, ये वाटर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। लाइक अगर हम एक सेल की बात करें, एक सेल के अंदर 65 टू 89% ऑफ वाटर मौजूद होता है एक सेल के अंदर। इसलिए एक सेल के अंदर इतना ज्यादा वाटर है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अप टू 50% से भी ज्यादा वाटर मौजूद है। इसलिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट का लेवल जो है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो एनिमल्स की अगर बात करें, एनिमल्स के लिए क्रिटिकल बैलेंस होना चाहिए किस चीज का? उसकी बॉडी के अंदर सोल्यूट और वाटर का, किस लिहाज से? उसके इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो इसके लिए हम लिखते हैं एनिमल्स नीड क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट। एनिमल्स की जब बात की जाती है, इनको किस चीज की जरूरत होती है? दे नीड क्रिटिकल बैलेंस किस चीज का? वाटर और सोल्यूट का। वाटर और सोल्यूट का बैलेंस होना चाहिए इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी और इनके इन्वायरमेंट के दरमियान में। अब अगर ये क्रिटिकल बैलेंस जो है वो अपसेट होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ये वाटर और सोल्यूट का बैलेंस मौजूद नहीं होता, तो क्या होगा? या तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सारे का सारा वाटर बाहर मूव कर देगा, या फिर वाटर क्या करेगा? इनफ्लडिंग हो जाएगी, वाटर की एंट्री हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो ऑर्गेनिजम्स जो है, एनिमल्स, कभी भी नेट वाटर गेन या वाटर लॉस को कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते कि एकदम से अगर उनकी बॉडी से वाटर निकल जाए या एकदम से उनकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर हो जाए, इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए लिखते हैं दे कैन नॉट टॉलरेट, एनिमल्स कैन नॉट टॉलरेट नेट गेन या फिर लॉस ऑफ वाटर। इसी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की, पार्टिकुलरली एनिमल्स की, ये जरूरत है कि वो अपनी बॉडी के वाटर और सोल्यूट लेवल को मेंटेन रखे। अब इसी बेस पे ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है कि आया कि वो अपनी बॉडी का वाटर और सोल्यूट लेवल खुद से मेंटेन रख पाते हैं या नहीं रख पाते। तो ऑर्गेनिज्म की अगर टाइप्स की बात करें, किस बेस पे? इस बेस पे कि वो अपनी बॉडी का वाटर और सोल्यूट लेवल खुद से रेगुलेट कर सकते हैं या नहीं। इस बेस पे ऑर्गेनिज्म को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वो दो टाइप्स कौन सी हैं? उन दो टाइप्स में हम बात करेंगे पहले नंबर पे ओस्मो कन्फर्मर की, और फिर हम बात करेंगे ओस्मो रेगुलेटर्स की। व्हाट आर ओस्मो कन्फर्मर? ओस्मो कन्फर्मर के बारे में हम स्टडी करेंगे और फिर हम बात करेंगे ओस्मो रेगुलेटर्स के बारे में। ओस्मो रेगुलेटर्स। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देखेंगे किस तरह से वाटर और सोल्यूट के लेवल को वो ये ऑर्गेनिजम्स मेंटेन कर रहे हैं।
ओस्मो का वर्ड मैंने बताया था पहले लेक्चर के अंदर, जहां पर वर्ड ओस्मो यूज किया जाता है वहां पर वाटर और सोल्यूट दोनों से मुराद होता है। तो ओस्मो कन्फर्मर्स को पहले हम डिस्कस करते हैं। ओस्मो कन्फर्मर्स, ओस्मो कन्फर्मर्स, ओस्मो का मतलब है वाटर और उसके साथ सोल्यूट। कन्फर्मर का मतलब है स्टेबल या फिर सेटिस्फाइड। ओस्मो के लिए दो टर्म्स यूज की जाती हैं। पहले नंबर पे मैं लिख रहा हूं वाटर, दूसरे नंबर पे मैं ओस्मो के लिए लिख रहा हूं सोल्यूट। वाटर और सोल्यूट के लिए हम कलेक्टिव टर्म यूज करते हैं बायो के अंदर ओस्मो। कन्फर्मर का मतलब है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के वाटर और सोल्यूट के लेवल से सेटिस्फाइड रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में मौजूद हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, इनके लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, जो हर हाल में खुश रहें, खुशी हो या गमी हो हर हाल में खुश रहते हैं। चाहे बाहर इन्वायरमेंट के अंदर सोल्यूट साल्ट लेवल चेंज हो रहा है, ये खुद को उस इन्वायरमेंट के लिहाज से एडजस्ट होने देते हैं। तो जिस हाल में भी ये रहें ये खुश रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओस्मो कन्फर्मर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर और सोल्यूट लेवल से सेटिस्फाइड होते हैं, चाहे इनकी बॉडी का वाटर और सोल्यूट लेवल फ्लक्चुएट होता है तो होता रहे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स। इनकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिजम्स which cannot regulate, जो कि खुद रेगुलेट नहीं कर सकते किस चीज को, their water, their bodies water and solute लेवल, अपनी बॉडी के वाटर और सोल्यूट लेवल को ये ऑर्गेनिज्म खुद रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो इनकी बॉडी के अंदर भी साल्ट और वाटर का लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ओस्मो रेगुलेटर। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट रेगुलेट देयर वाटर एंड सोल्यूट लेवल एक्टिवली। एक्टिवली का वर्ड यूज किया जाता है। एक्टिवली से मुराद है एनर्जी यूज करके। ये ऑर्गेनिज्म ओस्मो रेगुलेशन के लिए एनर्जी को यूज नहीं करते, इसलिए इनको ओस्मो कन्फर्मर्स का नाम दिया गया है। ओस्मो कन्फर्मर्स में मैं एक ऑर्गेनिज्म की आपको एग्जांपल देता हूं जो कि ओस्मो कन्फर्मर है। ओस्मो कन्फर्मर में हम बात करते हैं अगर हम ओस्मो कन्फर्मर में इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स में हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ की। यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ में मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं यूग्लिना की। लेट्स सपोज ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखेंगे किस तरह से वाटर और सोल्यूट का लेवल चेंज होता है जब इसका एनवायरनमेंट क्या करता है, चेंज होगा। लाइक लेट्स सपोज ये एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ ड्रा किया गया है यूग्लिना। इस यूग्लिना के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे होगी? ओस्मो रेगुलेशन के लिए प्रॉपर सिस्टम मौजूद होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि उसको कंट्रोल कर रहा होता है। क्योंकि प्रोटोजोआ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये ओस्मो कन्फर्मर्स हैं। ओस्मो कन्फर्मर से मुराद है ये अपनी बॉडी का वाटर और सोल्यूट लेवल रेगुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसकी रीजंस देखते हैं। अब चाहे ये मेरीन इन्वायरमेंट में मौजूद है, चाहे ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में मौजूद है, जो साल्ट या वाटर इनकी बॉडी के बाहर होगा उतना ही साल्ट और वाटर इनकी बॉडी के अंदर होता है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दे आर आइसोटोनिक। जो ओस्मो कन्फर्मर्स होते हैं दे आर आइसोटोनिक। ओस्मो कन्फर्मर्स दे आर आइसोटोनिक। ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट से मुराद है चाहे बाहर हाई साल्ट कंसंट्रेशन हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये यूग्लिना मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है जहां पर हाई साल्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है,
ज्यादा है। अब होगा क्या, ये ऑर्गेनिज्म ओस्मो रेगुलेशन नहीं कर सकते, एक्टिवली एनर्जी यूज करके ये अपनी बॉडी का वाटर और साल्ट लेवल या सोल्यूट लेवल मेंटेन नहीं कर सकते। होगा क्या, जितना साल्ट इनके बाहर मौजूद होगा इनके एनवायरनमेंट के, उतना ही साल्ट इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ बाहर साल्ट के 10 मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो इसकी बॉडी के अंदर भी साल्ट के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, 10 ही मौजूद होंगे, ताकि नेट जो वाटर गेन या वाटर लॉस है वो 0 होगा। कि जितना वाटर सेल से बाहर जा रहा है या ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर जा रहा है, उतना ही वाटर सेल या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आ रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर, या फिर दे आर आइसोटोनिक टू देयर environment even for the marine environment where there is a high concentration of salt। तो हाई साल्ट कंसंट्रेशन में भी ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के वाटर और साल्ट लेवल को उसी तरह का कर देते हैं जैसा कि इनका इन्वायरमेंट हो। अब ऐसा क्यों है, व्हाई दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडीज सोल्यूट एंड वाटर लेवल। एक्चुअल में इन ऑर्गेनिज्म की अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, इन ऑर्गेनिजम्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फ्रीली परमिएबल होती है वाटर और सोल्यूट्स के लिए। तो इसकी एक्चुअल में जो रीजन है वो क्या है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है, फ्रीली, दैट इज फ्रीली परमिएबल, के साल्ट्स और वाटर इन ऑर्गेनिज्म के अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं, कि इन्वायरमेंट से साल्ट्स इजीली इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं, या फिर इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर मूव कर सकते हैं। तो जैसा इन्वायरमेंट होगा ये उसी तरह के अपने बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की लेवल को मेंटेन कर देंगे। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया हुआ एक्टिवली। एक्टिवली से मुराद है एनर्जी कंज्यूम करके। इनको इस काम के लिए एनर्जी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए हम इनको कहते हैं दे आर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मीन जैसा इन्वायरमेंट है उसी तरह की इनके सेल्स के अंदर या इनकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन होगी। इसके बाद ओस्मो कन्फर्मर्स के लिए ऐसा क्यों है कि वो अपनी बॉडी का वाटर और सोल्यूट रेगुलेट नहीं कर पा रहे, या क्यों नहीं करते। इसकी रीजन ये है कि ये ऑर्गेनिज्म ओस्मो कन्फर्मर स्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर चेंजेस नहीं आती, जो इन्वायरमेंट ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, उस इन्वायरमेंट के अंदर ये रहते हैं। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को ओस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती, कि ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस जो है वो नहीं होती। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस होंगी तो ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये थे ओस्मो कन्फॉर्मर। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ओस्मो रेगुलेटर्स की। व्हाट आर ओस्मो रेगुलेटर्स? ओस्मो रेगुलेटर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी बॉडी का वाटर और सोल्यूट लेवल रेगुलेट करते हैं। किस तरह से? एक्टिवली से मुराद है एनर्जी को कंज्यूम करके, एटीपी को यूज करके वो अपनी बॉडी का वाटर और सोल्यूट लेवल रेगुलेट करें। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ओस्मो रेगुलेटर। यहाँ पर भी दो ही वर्ड्स हैं, ओस्मो और दूसरे नंबर पे रेगुलेटर। पहले नंबर पे हम बात करते हैं ओस्मो की। ओस्मो का मतलब है वाटर, और दूसरे नंबर पे सोल्यूट। रेगुलेटर यहां पर हमने पढ़ा कन्फॉर्मर का मतलब था सेटिस्फाइड, जो हर हाल में खुश हो। रेगुलेटर का मतलब है जो कि रेगुलेट करे अपनी बॉडी के वाटर और सोल्यूट लेवल को। लाइक लेट्स सपोज मैं एक ओस्मो रेगुलेटर, किसी फिश की एग्जांपल देता हूं कि एक फिश है जो कि ओस्मो रेगुलेटर है, जो अपनी बॉडी का वाटर और सोल्यूट लेवल क्या करती है? रेगुलेट करती है। अब इस ओस्मो रेगुलेटर के लिए ओस्मो रेगुलेटर क्या करेंगे? ओस्मो रेगुलेटर अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर और सोल्यूट का लेवल है उसको रेगुलेट करेंगे, उसको चेंज नहीं होने देंगे। ओस्मो रेगुलेटर से मुराद ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट के लेवल को चेंज ना होने दे,
कब? जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हो। बाहर चाहे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन ये अपनी बॉडी का लेवल, बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट का लेवल क्या रखें? कांस्टेंट रखें। इसको बोलते हैं ओस्मो रेगुलेटर। और रेगुलेटर क्यों कह रहे हैं? कांस्टेंट किस तरह से रख रहे हैं? ये एनर्जी यूज करके, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके ये रेगुलेट करके अपनी बॉडी का वाटर और सोल्यूट लेवल कांस्टेंट रखते हैं। तो ये शार्ट क्वेश्चन आता होता है पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर। ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मो रेगुलेटर में फर्क क्या है? इसकी अगर हम ओस्मो रेगुलेटर की डेफिनेशन की बात करें, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच रेगुलेट देयर बॉडीज वाटर एंड सोल्यूट लेवल एक्टिवली, जो एनर्जी यूज करके, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करके अपनी बॉडी का वाटर और सोल्यूट लेवल मेंटेन करें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं osmo regulator. What are osmo regulator organisms? Osmo regulator are those organisms which regulate their water and solute level. कहां पर? अपनी बॉडी के अंदर। किस तरह से? एक्टिवली। अब यहां पे जो वर्ड यूज किया जा रहा है एक्टिवली, एक्टिवली से मुराद है एनर्जी यूज करके। एनर्जी क्यों यूज होती है? इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज मौजूद हैं। दीज ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू रेगुलेट देयर बॉडीज सोल्यूट एंड वाटर लेवल। व्हाट आर दोज स्ट्रेटजीज व्हिच दीज ऑर्गेनिज्म यूज फॉर द रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट एंड वाटर लेवल? उन स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। उन स्ट्रेटजीज में हम दो तरह का इन्वायरमेंट, ओस्मो रेगुलेटर जो है इनको दो तरह के इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ सकता है। ओस्मो कन्फर्मर्स आर प्रेजेंट इन आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट मीन their external environment have same solute concentration as that of their body's solute concentration, but osmoregulators are present in variable environment where concentration of solute may change in their external environment. Let's suppose we are talking about the two types of environment where there is solute concentration different from the body of living organism. These two environments are hypotonic environment and hypertonic environment. अब जो ओस्मो रेगुलेटर हैं, ओस्मो रेगुलेटर ये दो तरह के इन्वायरमेंट में हो सकते हैं। अगर तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद है तो फिर तो ये ओस्मो अपनी बॉडी के वाटर और सोल्यूट लेवल को रेगुलेट नहीं कर ले। ओस्मो रेगुलेटर्स कब डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं ओस्मो रेगुलेशन के लिए? जब या तो वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हो या फिर वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हो। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में या फिर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। अब जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं तब क्या होगा? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में हम बात करते हैं इन्हीं ऑर्गेनिज्म की। पहले मैं बात करता हूं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट से मुराद है ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर बॉडी के बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है बॉडी के अंदर के लिहाज से। ऐसे इन्वायरमेंट को बोलते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। लेट्स सपोज मैं एक फिश ड्रा करता हूं और इस फिश की बॉडी के अंदर हम देखेंगे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है। इस फिश की बॉडी के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट के मुकाबले में कम है और इन्वायरमेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। लाइक लेट्स सपोज इस फिश के अंदर हम देखते हैं ओस्मो रेगुलेशन की स्ट्रेटजी। अब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपर का मतलब है हाई, टॉनिक का मतलब है साल्ट कंसंट्रेशन आउटसाइड, साल्ट कंसंट्रेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन में ज्यादा दिखा रहा हूं, अंदर वाली साइड पे क्या है? साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। अब होगा क्या? इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वाटर क्या कर सकता है? हाई साल्ट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वाटर लूज हो जाएगा। इस फिश की प्रॉब्लम क्या होगी? जब वाटर मॉलिक्यूल्स इस फिश की बॉडी से बाहर मूव कर देंगे तो जो पहले से मौजूद साल्ट हैं ये साल्ट क्या करेंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे बॉडी के अंदर। एक्यूमुलेट होने का मतलब है इसकी बॉडी के अंदर साल्ट का लेवल क्या होगा? वाटर के लिहाज से
इंक्रीज कर देगा। तो इन फिशेज को क्या करना पड़ेगा, इन फिशेज को साल्ट एक्सक्रीट बल्कि साल्ट सिक्रीट करना पड़ेगा। तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में इनकी प्रॉब्लम क्या है, साल्ट सिक्रीशन, साल्ट को किस तरह से ये सिक्रीट करेंगी। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में इन फिशेज को क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी से साल्ट को रिमूव करना पड़ेगा, इसीलिए ये ओस्मोरेगुलेटर है। और इनके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज है इस साल्ट को रिमूव करने के लिए। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है वो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखते हैं। दूसरे नंबर पे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। लेट्स सपोज ओस्मोरेगुलेटर किसी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या करेगी, इस एक फिश को हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में देखते हैं। लेट्स सपोज इस फिश के अंदर हम ओस्मोरेगुलेशन देख रहे हैं, कहां पर, जब वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, हाइपो का मतलब है स्मॉल, हाइपो से मुराद है स्मॉल, टॉनिक का मतलब साल्ट्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस फिश की बॉडी के बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन अगर क्या हो, मैं साल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी से बाहर क्या दिखा रहा हूं, कम दिखा रहा हूं। इसका मतलब है साल्ट बॉडी के अंदर क्या है, ज्यादा है बॉडी के बाहर के लिहाज से। अब जब साल्ट बॉडी के बाहर के लिहाज से अंदर वाली साइड पे ज्यादा है, तो क्या होगा, इस फिश की बॉडी के अंदर वाटर एंटर होगा। तो वाटर प्रॉब्लम है इस फिश के लिए। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्या है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है इस फिश की एंट्री ऑफ वाटर, वाटर की एंट्री प्रॉब्लम है, एंट्री ऑफ वाटर, ये प्रॉब्लम है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। तो जब ओस्मोरेगुलेटर हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद होता है, तब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में उसको साल्ट सिक्रीट करना पड़ते हैं, और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में उसको क्या करना पड़ता है, वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव करना पड़ता है। और ये ऑर्गेनिज्म जिन स्ट्रेटजीज की मदद से वाटर या फिर साल्ट को सिक्रीट करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसी वजह से ये ऑर्गेनिज्म ओस्मोरेगुलेटर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर से जब साल्ट ज्यादा हो रहे हैं तो साल्ट को रिमूव कर सकते हैं, और जब वाटर ज्यादा हो रहा है तो वाटर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मोरेगुलेटर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं ओस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर ओस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था, ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मोरेगुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक है ओस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में ओस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। पहले नंबर पे हम देखेंगे इन्वायरमेंट होता कितनी तरह का है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इन्वायरमेंट दो तरह का मौजूद है। कौन कौन सी टाइप है इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट देखेंगे हम, कौन सी टाइप का इन्वायरमेंट हो सकता है। दो तरह का इन्वायरमेंट मौजूद है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, या आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं। पहले नंबर पे या तो ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर रह रहे हैं, एक्वाटिक इन्वायरमेंट मौजूद है ऑर्गेनिज्म के गिर्द, इसके लिए हम यूज करते हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट। एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, या फिर ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड इन्वायरमेंट के ऊपर, लैंड के ऊपर या फिर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। हम देखेंगे लैंड के ऊपर भी और एक्वाटिक इन्वायरमेंट के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स किस तरह से ओस्मोरेगुलेशन के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक्वाटिक इन्वायरमेंट में याद रखिएगा, एक्वाटिक इन्वायरमेंट भी दो तरह का है। एक्वाटिक इन्वायरमेंट में फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, फ्रेश वाटर, और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मैरीन इन्वायरमेंट, मैरीन इन्वायरमेंट। फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों तरह के इन्वायरमेंट के अंदर हम ओस्मोरेगुलेशन की बात करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर ओस्मोरेगुलेशन। तो अभी जो हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो है ओस्मोरेगुलेशन, ओस्मोरेगुलेशन
इन मैरीन इन्वायरमेंट। मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर ओस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है? मैरीन इन्वायरमेंट में ओस्मोरेगुलेशन के लिए हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ओस्मोरेगुलेटर्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मैरीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। मैरीन इन्वायरमेंट से मुराद है हाई साल्ट कंसंट्रेशन लाइक सी वगैरह के अंदर, जो ओशन वगैरह के अंदर ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स दो तरह के हैं। जिन एनिमल्स में हम ओस्मोरेगुलेशन की बात कर रहे हैं, दो तरह के एनिमल्स में ओस्मोरेगुलेशन की बात करेंगे। कुछ एनिमल्स हैं वर्टिब्रेट्स और कुछ हैं इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स में इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ओस्मोरेगुलेशन, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के अंदर ओस्मोरेगुलेशन को स्टडी करेंगे। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म हैं और वर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? इनवर्टिब्रेट से मुराद है, इन से याद रखिएगा, इन से मुराद है अंदर। इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। इनवर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ये ऑपोजिट है। इनसे मुराद वैसे होता है में, लेकिन यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स का मतलब है उल्ट, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होगा। वर्टिब्रेट्स से मुराद है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ नोटोकॉर्ड का वर्ड यूज किया जाता है, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी बना ले उनको वर्टिब्रेट्स का नाम दिया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट, मोलस्क वगैरह की बात करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स सिंपली आपने याद रखना है, इनवर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है। इनवर्टिब्रेट्स में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से मुराद है यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हो लाइक यूग्लिना, और ये एनिमल्स की तरह के हैं। यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म को प्रोटोजोआ का नाम दिया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स में प्रोटोजोआ में हम ओस्मोरेगुलेशन देखेंगे। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स आर आइसोटोनिक टू देयर environment, external environment. This mean that they are not osmoregulator, they are osmoconformers. Invertebrates के लिए मैं लिखता हूँ invertebrates are they are osmoconformer, they are isotonic. Invertebrates isotonic होते हैं अपने environment से, और इसलिए हम इनको बोलते हैं they are osmoconformer. They are osmoconformer. ये हम बात कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट की। वर्टिब्रेट में हम बात करेंगे फिशेस की। फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये होते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में अगर हम वर्टिब्रेट्स की हेडिंग को स्टार्ट करें, वर्टिब्रेट्स में फिशेस को अगर स्टडी करें तो सबसे सिंपलेस्ट फिश है हैग फिश। हैग फिशेस कार्टिलेजिनस फिशेस की टाइप्स हैं जो सबसे पहले इवॉल्व हुई थी। इनवर्टिब्रेट से एवोल्यूशन हुआ है वर्टिब्रेट्स का। मतलब ये है कि इनवर्टिब्रेट्स हैं जो हैं ये अबाव अजदाद हैं वर्टिब्रेट्स के। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर चूंकि वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी नहीं मौजूद, इनसे कौन से ऑर्गेनिज्म बने? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है। तो एवोल्यूशन हुआ इनवर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स का। अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इनवर्टिब्रेट्स क्या है? इनवर्टिब्रेट्स मोस्टली क्या है? सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स ओस्मो कन्फर्मर है। तो ओस्मो कन्फर्मर से ओस्मो रेगुलेटर्स का एवोल्यूशन हुआ। कब? जब इनवर्टिब्रेट से एवोल्यूशन हुआ वर्टिब्रेट्स का। तो वर्टिब्रेट्स में भी कुछ जो पहले पुराने वर्टिब्रेट्स हैं वो ओस्मो कन्फर्मर्स ही हैं, लाइक हैग फिशेस। वर्टिब्रेट्स में मैं एग्जांपल लिखता हूं हैग फिशेस। हैग फिशेस क्या हैं? दे आर आल्सो आइसोटोनिक। हैग फिश इज आल्सो आइसोटोनिक। आइसोटोनिक से मुराद है ये भी हैग फिशेस जो हैं ये ओस्मो कन्फर्मर्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेटर की। ओस्मो कन्फर्मर में मैं बता दूं, ओस्मो कन्फर्मर में यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ और वर्टिब्रेट्स में हैग फिश जो है ये आइसोटोनिक होते हैं अपने इन्वायरमेंट से, चाहे वो मैरीन इन्वायरमेंट है, और ये इनको ओस्मो कन्फर्मर्स का नाम दिया जाता है।
वर्टिब्रेट्स में ओस्मो रेगुलेटर्स की अगर बात करें, वर्टिब्रेट्स में हम चूंकि बात कर रहे हैं फिशेस की, वर्टिब्रेट्स में हम ओस्मो रेगुलेशन देख रहे हैं फिशेस के अंदर या फिश के अंदर। फिशेस में ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है? फिशेस दो तरह की हैं। कुछ फिशेस ऐसी हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है, ऐसी फिशेस को बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। ऐसी फिशेस जिनकी बॉडी के अंदर कार्टिलेज मौजूद है, उनकी बॉडी के अंदर बोन्स वगैरह एब्सेंट है, इनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। तो फिशेस में हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस की, और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बोनी फिशेस की। कार्टिलेजिनस फिशेस, ऐसी फिशेस जिनके पास इनके स्केलेटन के अंदर कार्टिलेज मौजूद हो। दूसरे नंबर पे बात करेंगे बोनी फिशेस की। ऐसी फिशेस जिनकी बॉडी के अंदर बोन मौजूद हो, ऐसी फिशेस को बोलते हैं बोनी फिशेस। अब इन्वायरमेंट कौन सा हम पढ़ रहे हैं? मैरीन इन्वायरमेंट। मैरीन इन्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं, और इस मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर हम देख रहे हैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मैरीन इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा इनवर्टिब्रेट्स आइसोटोनिक है, ओस्मो कन्फर्मर है। वर्टिब्रेट्स में हैग फिशेस आइसोटोनिक है, ओस्मो कन्फर्मर है। हैग फिशेस के बाद हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश की। कार्टिलेजिनस फिश ऐसी फिश जिनके पास कार्टिलेज मौजूद है स्केलेटन के अंदर। बोनी फिश से मुराद ऐसी फिशेस जिनके पास बोन्स वगैरह मौजूद हैं स्केलेटन के अंदर। कार्टिलेजिनस फिशेस, मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेस हम पढ़ रहे हैं। मैरीन कार्टिलेजिनस फिशेस, मैरीन फिशेस की प्रॉब्लम्स क्या है और वो अपनी बॉडी के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए मैं एक फिश ड्रा कर रहा हूं, कार्टिलेजिनस फिश। हम पढ़ रहे हैं कार्टिलेजिनस फिश। कहां पर? मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर। इन मैरीन इन्वायरमेंट, मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और ये अपनी बॉडी के वाटर और सोल्यूट लेवल को किस तरह से रेगुलेट करती हैं। एक फिश ड्रा करता हूं, मैरीन फिश है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये एक मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाली फिश है। ऐसी फिश जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद है जहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन इसकी बॉडी के बाहर वाली साइड पे ज्यादा हो। ये ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद है जहां पर इसकी बॉडी के बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है? मैरीन इन्वायरमेंट में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर वाली साइड पे ज्यादा होती है, तो इस फिश की बॉडी के बाहर सॉल्ट ज्यादा मौजूद है। पहले नंबर पे हम देखेंगे इस फिश की प्रॉब्लम क्या है। इस फिश की मैरीन इन्वायरमेंट में फिश की प्रॉब्लम क्या है? बाहर वाली साइड पे साल्ट ज्यादा मौजूद है, अंदर वाली साइड पे साल्ट क्या है? बाहर के मुकाबले में साल्ट्स कम है। ये कौन सा इन्वायरमेंट है? ये मैरीन इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में देखें साल्ट की कंसंट्रेशन बाहर वाली साइड पे क्या होती है? ज्यादा होती है। तो मैरीन इन्वायरमेंट क्या है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्या है? साल्ट बाहर वाली साइड पे ज्यादा है, फिश की बॉडी के बाहर साल्ट क्या है? ज्यादा है। बॉडी के अंदर साल्ट कम है रिलेटिवली। वाटर क्या है? बॉडी के अंदर ज्यादा है। वाटर क्या करेगा? यहां से फिश की बॉडी से वाटर बाहर मूव कर देगा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव कर देगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स जहां पर सोल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है, जहां पर वाटर का पोटेंशियल कम हो चुका है सोल्यूट की वजह से या साल्ट की वजह से, वाटर बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब जब वाटर बॉडी से, इस फिश की बॉडी से वाटर बाहर चला गया, मैं दिखा रहा हूं वाटर फिश की बॉडी से बाहर आ चुका है। अब साल्ट की कंडीशन क्या होगी फिश की बॉडी के अंदर? यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वाटर बॉडी से बाहर चला गया तो यहाँ पर फिश की बॉडी जो है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के तौर पे काम करेगी। हाइपरटोनिक से मुराद है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा बाद में। मैं इसको
डिफरेंट कलर से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जब वाटर बाहर मूव कर गया तब साल्ट का लेवल रहता तो कांस्टेंट ही है, लेकिन रिलेटिवली वाटर के लिहाज से साल्ट यहाँ पे क्या होंगे, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कर देंगे बॉडी से। इस फिश की अब प्रॉब्लम क्या है, इन हाई साल्ट्स को बॉडी से रिमूव करना। तो इन साल्ट्स को फिश ने बॉडी से बाहर रिमूव करना है, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर कार्टिलेजिनस फिश की प्रॉब्लम क्या है, रिमूवल ऑफ साल्ट, के बॉडी से साल्ट को रिमूव करना है। तो मैं इस फिश की प्रॉब्लम लिखता हूं, इस फिश की प्रॉब्लम क्या है, रिमूवल ऑफ साल्ट, कि इस फिश को बॉडी से साल्ट्स को बाहर रिमूव करना है। अब मैं इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बताता हूं। फिशेस के अंदर सॉल्यूशन क्या है, साल्ट को किस तरह से ये कार्टिलेजिनस फिशेस बॉडी से बाहर रिमूव करती हैं, किस इन्वायरमेंट के अंदर, हाइपरटोनिक या फिर मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर। अब सॉल्यूशन की अगर बात करें, सॉल्यूशन क्या है, मैं दोबारा से फिश ड्रॉ करता हूं, वही मैरीन फिश जिसके अंदर हम ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ रहे हैं। इस मैरीन फिश के अंदर क्या है, हम सॉल्यूशन देखने लगे हैं कि ये फिश किस तरह से अपनी बॉडी के वाटर और सोल्यूट लेवल को रेगुलेट करेगी। ये वही फिश है जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं, बॉडी के बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन अंदर के लिहाज से क्या है, ज्यादा है। अब इस फिश की प्रॉब्लम क्या है, साल्ट। इन साल्ट को फिश ने बॉडी से रिमूव करना है। तो सॉल्यूशन में क्या है, इन फिशेस के अंदर कुछ एडाप्टेशंस हैं। ऑर्गेनिज्म जब हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, दे आर एडॉप्टेड टू रिमूव साल्ट्स इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एंड दे आर एडॉप्टेड टू रिमूव वाटर इन दी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। जब ऑर्गेनिज्म हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं तो वो साल्ट्स या वाटर को बॉडी से रिमूव करने के लिए उनके पास स्ट्रेटजीज मौजूद होती हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज मौजूद है इन ऑर्गेनिज्म के पास, इन ऑर्गेनिज्म के पास स्ट्रेटजीज है साल्ट को रिमूव करने के लिए। इन फिशेस की मैरीन इन्वायरमेंट में इन फिशेस की क्या कर रही हैं, किडनीज साल्ट को सिक्रीट करती हैं। देयर किडनीज रिमूव साल्ट, इनकी किडनीज साल्ट को रिमूव करती हैं। दूसरे नंबर पे हम इसके अंदर बात करेंगे, इन फिशेस के अंदर गिल्स की मदद से साल्ट्स को सिक्रीट किया जाता है। गिल्स की मदद से साल्ट्स किस तरह से सिक्रीट किए जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो गिल्स मौजूद है फिश की बॉडी के अंदर, इन गिल्स से जब ब्लड सर्कुलेट करके, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि सर्कुलेशन के जरिए ब्लड आ रहा है फिश की बॉडी की तरफ गिल्स के अंदर, तो इस ब्लड से साल्ट क्या करेंगे, साल्ट फिश की बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएंगे साल्ट्स। तो ब्लड के जरिए साल्ट्स को क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर सिक्रीट कर दिया जाता है। या फिर इन फिशेस के पास कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं जिनको रेक्टल ग्लैंड्स का नाम दिया जाता है। रेक्टल ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स की मदद से ये फिशेस क्या करते हैं, अपनी बॉडी से अपनी बॉडी से साल्ट्स को एक्टिवली सिक्रीट करती हैं। तो मैं इनकी एडाप्टेशन लिख रहा हूँ। पहली एडाप्टेशन मैंने बताई है, दे रिमूव साल्ट्स वाया किडनीज, इनकी किडनीज साल्ट को रिमूव कर रही हैं। दूसरे नंबर पे देयर गिल्स सिक्रीट साल्ट, किस तरह से, ब्लड सर्कुलेशन की मदद से। तीसरे नंबर पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये एक्टिवली से मुराद है एनर्जी यूज करके सिक्रीट साल्ट्स, एक्टिवली साल्ट्स को सिक्रीट करते हैं बॉडी से बाहर, आउटसाइड बॉडी। तो ये है सॉल्यूशन मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर कार्टिलेजिनस फिशेस किस तरह से साल्ट्स को
रिमूव कर ली हैं। तो मैंने बताया आपको हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, मेरीन इन्वायरमेंट जो कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, इस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में फिशेज की प्रॉब्लम क्या है, साल्ट को रिलीज करना या साल्ट्स को रिमूव करना। तो ये फिशेज किस तरह से साल्ट्स को रिमूव कर रही हैं, किडनीज की मदद से, गिल्स की मदद से और रेक्टल ग्लैंड्स की मदद से। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेशल फिशेज हैं, इलेस्मोब्रैंक्स। आपकी बुक में इन फिशेज का नाम नहीं दिया गया, उसने लिखा हुआ है सम स्पेशल सम अदर काइंड ऑफ फिशेज रेंडर देयर बॉडी हाइपरटोनिक। रेंडर का मतलब होता है छोड़ना, हाइपरटोनिक से मुराद है कि इनकी बॉडी के अंदर सोल्यूट लेवल जो है वो ज्यादा होता है। आल्थो दे आर प्रेजेंट इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, चाहे वो मेरीन इन्वायरमेंट में मौजूद है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर क्या है, इनकी बॉडी के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। किस तरह से देखते हैं, मैं अभी जो एग्जांपल बता रहा हूं, हम बात करने लगे हैं इलेस्मोब्रैंक्स की। सम स्पेशल फिशेज लाइक इलेस्मोब्रैंक्स, इलेस्मोब्रैंक्स। इलेस्मोब्रैंक्स से मुराद ऐसी फिशेज हैं जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं, लाइक इलेक्ट्रिक ईल वगैरह या फिर शार्क्स वगैरह जो करंट प्रोड्यूस करती हैं, इलेस्मोब्रैंक। इन फिशेज के अंदर क्या होता है, इन फिशेज ने इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट, सेम ही है मेरीन इन्वायरमेंट। ये मेरीन फिशेज हैं, इन फिशेज का इन्वायरमेंट है मेरीन इन्वायरमेंट, जहां पर हाइपरटोनिक कंडीशन है। हाइपरटोनिक से मुराद है बाहर साल्ट ज्यादा मौजूद है। अब मैं फिश दिखाता हूं इलेस्मोब्रैंक। लेट्स सपोज इलेस्मोब्रैंक के अंदर हम देखने लगे हैं, इलेस्मोब्रैंक के अंदर किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन होती है। ये एक इलेस्मोब्रैंक दिखाई गई है, इस इलेस्मोब्रैंक के अंदर हम देखेंगे ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। किस तरह का इन्वायरमेंट है, मेरीन इन्वायरमेंट। मेरीन इन्वायरमेंट या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन बाहर वाली साइड पे ज्यादा होती है। अब उसने जो वर्ड यूज किया है आपकी बुक के अंदर, उसने लिखा हुआ है डिस्पाइट हाई साल्ट कंसंट्रेशन आउटसाइड द इन्वायरमेंट, आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाई साल्ट कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन दिस इन्वायरमेंट। These elasmobranchs are special fishes render their body hypertonic. Render their body hypertonic से मुराद है ये फिशेज अपनी बॉडी के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन को ज्यादा रखती हैं। किस तरह से ज्यादा रखती हैं और क्यों ज्यादा रखती हैं, ये फिशेज क्या करती हैं। अब अगर ये फिशेज अपनी बॉडी के अंदर सोल्यूट लेवल को कम रखेंगी तो क्या होगा, वाटर इनकी बॉडी से बाहर मूव करेगा और इनकी बॉडी के अंदर उसी तरह से साल्ट्स को सिक्रीट करना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये फिशेज क्या करती हैं, ये फिशेज अपनी बॉडी के अंदर एक टॉक्सिक कंपाउंड स्टोर कर लेती है, यूरिया। ये फिशेज क्या करती है, यूरिया स्टोर करती हैं। जब यूरिया स्टोर होता है इन फिशेज के अंदर तो ओस्मोटिक या फिर सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होने से मतलब है कि इनकी बॉडी से वाटर बाहर मूव नहीं करेगा, तो यूरिया को स्टोर कर लेती हैं ये फिशेज इलेस्मोब्रैंक्स। अब प्रॉब्लम है यहाँ पर भी, प्रॉब्लम क्या है, जब यूरिया स्टोर होगा तो ये यूरिया टॉक्सिक होता है, ये इस फिश की बॉडी के टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। इसलिए ये फिशेज क्या करती हैं, यूरिया के साथ एक और कंपाउंड स्टोर कर लेती हैं। इस कंपाउंड का नाम है TMO। TMO से मुराद है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये कंपाउंड क्या करता है, ये यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है, जिसकी वजह से यूरिया इन फिशेज के टिश्यूज को डैमेज नहीं कर सकता। तो ये इलेस्मोब्रैंक्स के अंदर स्ट्रेटजी है, यूनिक मैकेनिज्म। यूनिक का वर्ड यूज किया जाता है जो किसी और फिशेज के अंदर मौजूद ना हो, किसी और फिशेज के ग्रुप में मौजूद ना हो। इलेस्मोब्रैंक्स एक्चुअल में फिशेज का एक ग्रुप है, तो इनके अंदर बॉडी से साल्ट रिमूव करने के प्रोसेस से बचने के लिए ये फिशेज क्या करती हैं, अपनी बॉडी के अंदर साल्ट को स्टोर कर लेती हैं, सोल्यूट को स्टोर कर लेती हैं और यूरिया को सोल्यूट के तौर पे स्टोर किया जाता है। यूरिया टॉक्सिक होता है, इसलिए इस यूरिया के साथ एक और कंपाउंड स्टोर कर दिया जाता है
TMO, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यूरिया के जो साइड इफेक्ट्स हैं, यूरिया की जो टॉक्सिसिटी है वो क्या होती है, वो कम कर दी जाती है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है मेरीन इन्वायरमेंट में कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। अब हम बात करते हैं बोनी फिशेज। बोनी फिशेज, बोनी फिशेज ऐसी फिशेज जिनके स्केलेटन के अंदर बोन्स मौजूद होती हैं, बोनी फिशेज। अभी हमने कार्टिलेजिनस फिशेज को मैरीन इन्वायरमेंट में स्टडी किया, अब हम पढ़ने लगे हैं बोनी फिशेज। बोनी फिशेज की अगर हम बात करें तो बोनी फिशेज जो हैं ये इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट से ये ऑर्गेनिज्म मैरीन इन्वायरमेंट में मूव करते हैं। फ्रेश वाटर से जब ये ऑर्गेनिज्म मैरीन इन्वायरमेंट में मूव करते हैं तो इनको मैरीन इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्या होती है। मैरीन इन्वायरमेंट में मैं एक बोनी फिश दिखा रहा हूं, इसकी प्रॉब्लम देखते हैं। मैरीन इन्वायरमेंट में बोनी फिश की प्रॉब्लम क्या है। मैरीन इन्वायरमेंट में बोनी फिश की प्रॉब्लम वही है कि इसकी बॉडी के बाहर साल्ट या सोल्यूट क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी के बाहर ज्यादा होगी। बाहर वाली साइड पे हाई साल्ट कंसंट्रेशन है, अंदर वाली साइड पे साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो इन फिशेज की प्रॉब्लम क्या है, बॉडी से बाहर वाटर मूव कर रहा है, वाटर बाहर मूव कर रहा है, तो जब वाटर मूव करेगा तो साल्ट का लेवल इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा। ये फिशेज क्या करेंगी, साल्ट को एक्सक्रीट करेंगी और ऐसा फूड लेंगी जिसके अंदर मॉइस्ट फूड को प्रेफर करेंगी, जिसके अंदर साल्ट क्या हो, कम हो और वाटर क्या हो, ज्यादा हो। तो ये फिशेज क्या करती हैं, बोनी फिशेज, ये एक तो ड्रिंकिंग करते हैं, इंटेंशनली वाटर को ड्रिंक करती हैं, ड्रिंक वाटर। दूसरे नंबर पे मॉइस्ट फूड को प्रेफर करेंगी और ऐसा फूड जिसके अंदर लो कंटेंट हो साल्ट का, लो कंटेंट ऑफ साल्ट। तो ये हमने पढ़ा बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज मैरीन इन्वायरमेंट में किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन के फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं।